स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सोने चांदी के बारे में, जहां पर अक्षय तृतीया में अच्छी खासी खरीदारी की रिपोर्ट्स यहां पर सोने और चांदी दोनों में आती हुई नजर आई हैं। लेकिन अक्षय तृतीया पे जो लेवल से उस लेवल से अब हम थोड़े से यहां पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्यूज हैं, चाहे वो ग्लोबल डेट की बात है या फिर यूएस डेट की मार्केट, साथ ही साथ कच्चे तेल की वजह से इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ यूएस फेड यहां पर क्या कर सकता है उस पर भी नजर रखेगा। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे यहां पर गोल्ड एंड सिल्वर के लॉन्ग टर्म आउटलुक पर। जो ट्रेडर्स हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पर रोजाना 2-4 दिन या हफ्ते 10 दिन की पोजीशंस लेके कारोबार करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म देखते हैं। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सोने चांदी में जो उठापटक है वो ज्यादा होती हुई नजर आई है। आगे किस तरह से यहाँ पर प्राइसेस रह सकते हैं, आप क्या करें, इस पर बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने, केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया एंड प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से दिनेश निमानी। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और ये काफ़ी सारे सवाल हमें ट्विटर पे और हमारे सोशल मीडिया पर आते रहते हैं कि यहाँ से गोल्ड सिल्वर में क्या नज़र आता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि चांदी $35 जा सकती है, कुछ रिपोर्ट दिखाती हैं कि ये $180 प्रति आउंस भी जा सकती हैं। तो क्लियरली बाजार में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है और यही रीज़न है कि आप सभी को यहाँ पर बुलाया है कि आप बता सकें कि किस तरह के फंडामेंटल्स आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं और किस तरह के प्राइसेस यहाँ पर स्लाइटली लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। किशोर, आपसे स्टार्ट करेंगे, चांदी पर ही पहले बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो चांदी पर आए हैं। चांदी पहले भी नुकसान दे चुकी है और अगर रिपोर्ट्स माने, लोगों की माने, तो लोगों ने 3, 3.5, 4 लाख में भी खरीदारी करी है, जो फिलहाल लॉसेज लेकर बैठे हैं। चांदी नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, 1 साल 1.5 साल के व्यू से अब कैसी लगती है? मनीषा, गुड इवनिंग। आई थिंक जो लोग दिसंबर 2025 से पहले जो खरीदा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम अगर होल्ड कर रहे हैं तो अभी भी प्रॉफिट में है। एंड जनवरी मतलब लास्ट जो फैग एंड ऑफ द रैली, जो लास्ट 15-20 दिन में जो खरीदा है, आई थिंक मतलब मैं नंबर्स में अगर देखूं तो बहुत ही कम लोग खरीदा है, बट आई थिंक डेफिनेटली उन लोग ऊपर में जो स्टक है। बट सी, फंडामेंटली जो स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड है जो चांदी का, स्पेशली जो उनका जो डिमांड सप्लाई का सिचुएशन को लेकर, ओवरऑल चांदी का यूसेज वर्सेस सप्लाई, अभी भी स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड कायम है और उसमें कुछ कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। बट जो एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में जो रुकावट आया है, दो अलग अलग रीजंस की वजह से आया है। वन इज रिस्क ऑफ जो है, स्पेशली जो रिस्क जब भी पर्शियन गल्फ वॉर के वजह से जो रिस्क आया है, तुरंत फर्स्ट थिंग क्या है कि जो डॉलर्स इधर प्रेशियस मेटल्स में, इधर सिल्वर में या गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे थे, वो एक बार के लिए रुक गया है, बिकॉज डॉलर का लिक्विडिटी जरूरी है। जब भी अनिश्चितता बढ़ता है, आपको एनर्जी परचेजेस के लिए आपको डॉलर लिक्विडिटी जरूरत है। सेकंड इज ग्लोबल सेल ऑफ जब भी आया था, तो कैश वॉज किंग, कैश इज डॉलर, तो अगेन दोनों में डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आना चाहिए, वो एज ए सेफ हेवन डॉलर हैज रिप्लेस्ड गोल्ड एंड सिल्वर। सो वो अगर साइड में रखें तो जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म जो फंडामेंटल्स है अभी भी है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में ट्रिगर्स है क्या, अभी हम ये जो एक्सीडेंट हुआ है जैसे पर्शियन गल्फ को हम बीच में अगर रुकावट अगर देख लें, उसका इम्पैक्ट खत्म हुआ क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से शायद खत्म नहीं हुआ, बिकॉज उसका जो इम्पैक्ट है युद्ध खत्म होने के बाद भी 3 से 6 महीने तक रहेगा नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो अगले 1 क्वार्टर में भी 2 क्वार्टर्स थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बिकॉज स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड है, एनी डिप्स टुवर्ड्स 72 मे बी $68, दैट इज अराउंड, मतलब यहाँ से 10% अगर गिरता है तो एब्सोल्युटली फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगेन ईटीएफ जैसा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीके अगर ढूंढेगा तो। किशोर, अगर हम ये पूरा साल यहाँ पर देखें तो आपको नहीं लगता कि 60, 65, 68 से नीचे सोना चांदी जाएगा, सॉरी पूरे साल के लिहाज से? पूरे साल के हिसाब से जो आपको जो जा तो सकता है। सिल्वर में मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि ये लेवल्स नहीं आएगा, एंड वो थोड़ा ज्यादा बेवकूफी होगा अगर ऐसा बोलेंगे तो। बट सी, आपको जो टेक्निकल लेवल्स अगर देखें, प्रॉब्ली अराउंड 69.5, 70 के आसपास एकदम परफेक्टली बैठा हुआ है। अगर वो ब्रेक होता है, प्रॉब्ली $63 के आसपास जा सकता है, बट इट इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव डाउनसाइड टारगेट से। मुझे नहीं लगता है कि
वो है, बट 60 से 63 का जो लेवल है वो स्ट्रक्चरल बेस है, वो ब्रेक होगा नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांग लेवल। बट मेरे हिसाब से 70 के नीचे सस्टेन, 68 70 के आसपास भी सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि 70 एनीवेयर क्लोज टू 70 इज अ गुड बाय, 68 तक भी, एंड उसके नीचे इज मच लोअर प्रोबेबिलिटी, बट अगेन यू नेवर से एवर काइंड ऑफ थिंग। नेवर से नेवर, जी हाँ। और ऊपर में आपको लगता है 100 के आसपास फिर आ सकता है? यस, 95 का हमारा अपसाइड टारगेट्स थे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिल्वर, 100 to 110 डॉलर्स तक आप प्रोबेबली टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2026, मे बी अर्ली फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में पहुंच सकता है। एक 100 से 110 डॉलर के आसपास का जो अपसाइड है, आई थिंक वो अभी भी कायम है। ऑलराइट, अजय आप कैसे देखेंगे यहाँ पर चांदी के प्राइसेस को? और जैसे किशोर ने कहा, अग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना चाहिए और मोस्ट बेयरिश सिनेरियो उनका $63 है। नमस्कार मनीषा जी। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो मैंने जस्ट एक कुछ रिपोर्ट्स भी मैंने बताई थी, जहाँ पे हमने देखा 2008 का पैटर्न, 2022 का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही मूव कर रहा है जो अभी दिख रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वीकनेस, जो मैंने जनवरी में मार्केट क्रैश होने से पहले भी बताया था कि एक सिल्वर मेनिया बन चुका है एंड वी शुड गेट अ करेक्शन। एट द टाइम आल्सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि देखिए 70 एज अ बेस केस हम बोल सकते हैं एक फॉर्म बना हुआ है, बट जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट को लेकर, लिक्विडेशन को लेकर, खास करके एनर्जी कॉस्ट को देखते हैं, मुझे लगता है मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। जो नीचे में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 53-54-60 किशोर ने जो बोला बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल्स है, बट मुझे लगता है जब तक थोड़ा पेन नहीं रहेगा, चांदी चंचल है, थोड़ी वॉल्टिलिटी भी रहती है, तो मुझे जहाँ से ये रैली का ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था वहां तक रिटेस्ट करना चाहिए। तो डाउन साइड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड $53-54, बट यस पोस्ट अक्टूबर अगले एक साल की अगर मैं बात करूं तो चांदी में अगर हम 50, 55, 60 से भी पकड़े तो डबल नहीं, मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जो मे बी इन केस अगर देखें $170 से $180 तक का भी लेवल हो जाएगा। टाइमिंग अभी भी हम देखेंगे पेपर वर्सेस फिजिकल का जो रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा एडवर्स है, और जिस ढंग से हमने इंडस्ट्रियल यूज एज ऑफ नाउ थोड़ा सेटबैक है, बट जैसे हम 2-4-6 महीना निकल जाता है वापस वहां पे कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक फंडामेंटल साइड कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, मेरा जो कॉशियसनेस था जनवरी फरवरी में वो यही था कि मार्केट में एक करेक्शन आए तो एक एंट्री के लिए अच्छा रहेगा। वी हैव सीन अराउंड 57% करेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक बेस आई थिंक 180-190 के बियॉन्ड नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपी वीकनेस वुड डेफिनेटली सपोर्ट, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी चांदी पे बना हुआ है। रेशियो वाइज भी अगर हम देखते हैं तो करंटली रेशियो इज अराउंड 61-62 नियर बाय, वी सी अराउंड 70-72 विच एडवोकेट कि अगले 2-4-6 महीना अंडर परफॉर्मिंग रह सकती है सोने के मुकाबले, बट गोइंग इन नेक्स्ट 1.5 ईयर हम रेशियो को वापस रिटेस्ट करते हुए देखेंगे 40 से 42 की रेंज में। दैट मीन्स सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड, बट इट विल टेक टाइम। तो टाइमिंग यस $53-54, हायर साइड में एटलीस्ट फेज मैनर में 134, 150, 180 इस वे में अगले 1-1.5 साल मार्केट मूव करेगा। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली ज्यादा रह सकती है, लेकिन अपसाइड यहाँ पर इवन बेहतर नजर आएंगे। दिनेश जी, आप क्या रेंज देख रहे हैं, क्योंकि रेंज थोड़ी सी बड़ी हो गई है जैसे अजय जी ने इसमें कदम रखा है? जी बिल्कुल, जब सालाना व्यू आता है तो रेंज बड़ी हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से 3 और 4% की तेजी मंदी तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हम देख ही लेते हैं। $120 का हाई देखा, वहां से $61-61 का लो देख लिया, मतलब 50% करेक्टिव फेज ऑलरेडी देख लिया है। मुझे लगता है ये 61-62 का जो रेंज नीचे में लो टेस्ट बनाया था इसने, वो इंटैक्ट रहेगा, वो होल्ड करेगा एटलीस्ट ईयर फ्रॉम 6 मंथ, 6 महीना होल्ड करेगा। और अभी आने वाले 1 क्वार्टर या 1.5 क्वार्टर मुझे लगता है कि प्रोबेबली एक नैरो रेंज रहेगी और इस दरमियानी प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं डाउनसाइड कॉमेक्स लेवल बताऊं तो आई थिंक 67-68 वुड बी अ गुड सपोर्ट। अपसाइड मुझे लगता है कि 83 और 90 ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। प्रोबेबली 83 हमने रिसेंटली देखा था जब 2,61,000 के आसपास सिल्वर आई थी, और ये लेवल मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा आने वाले 1 से सवा महीने के लिए। ओवरऑल अगर एक मैं ब्रॉड रेंज बताऊं तो मुझे लगता है कि 67-68 ऑन डाउन साइड, 90-90 ऑन अपसाइड, ये दायरा मुझे आने वाले 1 क्वार्टर में नजर आता है। ऑलराइट, और साल के अंत तक कहां देखेंगे चांदी, दिनेश जी? जी, साल के अंदर मुझे लगता है कि $96 या $100 के आसपास का लेवल दोबारा हमें एक बार देखने मिल सकता है, क्योंकि चाइना से भी काफी सकारात्मक संकेत आ रहा है, वहां का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट भी बढ़कर आया है, और ये जो क्वार्टर गया है ये काफी ज्यादा अच्छा रहा है वहां के लिए। अभी लेटेस्ट में ही एक न्यूज आई है कि रेटिंग एजेंसीज ने भी आउटलुक इसका अपग्रेड किया है।
तो जब भी यहाँ पर अपग्रेड मिलता है चाइना को, तो इंडस्ट्रियल गुड्स खास करके बेस मेटल और सिल्वर में एक अच्छा डिमांड निकल कर आता है और प्राइसेस में हमें इजाफा देखने मिलता है। तो अगर ऐसे ही सकारात्मक संकेत और मिलते रहे, वॉर लाइक सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होता हुआ लगता है, तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली सिल्वर में ये मूव काफी जल्दी आ सकता है। ऑलराइट, तो 60 टू 90 की एक रेंज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स अगर तोड़ता है तो और नीचे, ऊपर जाता है तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन फॉर द नियर टर्म ये $30 की रेंज जो काफी बड़ी है, पिछले साल में ही हमने 2004 में हमने $30 की चांदी भी आते हुए देखी थी। अब $30 की रेंज यहाँ पर चांदी में हम लेकर चल रहे हैं। वंदना, आपकी क्या सेंस है, कैसे देखेंगी चांदी, क्या एडवाइस करेंगी इस साल के अंत तक चांदी आपको कहाँ नजर आती है? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि अब सिनेरियो चेंज हो गया है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, चाहे वो इक्विटी हो या चांदी हो अपनी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर सिनेरियो यहाँ पे ऐसा रहता है कि क्रूड ऑयल अभी अगले 2 महीने तक भी यहाँ पे हायर साइड में रहता है, तो मुझे लग रहा है कि हिस्टोरिकली टेस्टेड डेटा है कि अगर एक क्वार्टर क्रूड महंगा होता है तो 2 क्वार्टर जो हमारी इक्विटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, वो डल साइड होती हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि चांदी सिंस यहाँ पे अक्टूबर तक मुझे लग रहा है कि एक मतलब डल फेज में हो सकती है। थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से भी क्रूड का खुद का भी डिमांड डिस्ट्रक्शन अब आ रहा है नजर। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शन यहाँ पे चांदी का भी होते हुए नजर आएगा। लेकिन मुझे मनीषा एक चीज और लग रही है यहाँ पे, मैंने ये देखा है जिनके पास स्पेयर यहाँ पे मनी है, जिनके पास फंड्स हैं, जो क्राइसिस में है वो गोल्ड बेच रहे हैं, जो क्राइसिस में नहीं है, जिनके पास फंड्स हैं, चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, वो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को खरीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिकेशंस हैं, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव फंडामेंटल्स में हुआ नहीं है। $65-62 मुझे लग रहा है कि एक बेस केस रहेगा चांदी के लिए। हायर साइड में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ डीएस्केलेशन होता है, तो सिल्वर विल बी द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड इन बिगर वे। वहां पे गोल्ड से ज्यादा जो मूवमेंट है वो सिल्वर में आएगी। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में तेजी ज्यादा आएगी अगर डीएस्केलेशन की न्यूज यहाँ पे आती है। और चांदी वहां से इमीडिएट मुझे लग रहा है कि 78 से लेके 84 वाला जो हम लोगों ने फिर से आता हुआ भी देखा था, वो वाला रेंज आता हुआ देख सकते हैं। तो 65 बेस केस है, बुल केस में मुझे लग रहा है $90 और एक रेंज यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल के लिए, वो होना चाहिए $78 to $82 वाला। ब्रेक में जाएं उससे पहले आप सबके पास एक बार क्विकली से आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि क्या चीजें हैं जो आप इंटरनेशनल मार्केट्स में वॉच करेंगे, क्योंकि अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जहां की त्यां हैं। ईरान को मिलना यूएस को था, लेकिन ईरान रशिया पहुंच गया है पुतिन को मिलने। तो काफी सारी चीजें हैं जो बाजार एज अंडरलाइंग एंड विद इन द लाइंस रीड करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा फटीग भी है शायद मार्केट्स में। जो रिएक्शन हम इनिशियली देखते थे यूएस प्रेसिडेंट के ट्वीट्स को, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है। किशोर, कैसे देखते हैं आप और क्या यहां से वॉच करना चाहेंगे? जिस रैली की हम बात कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिहाज से, यहां से अब क्या देखना चाहिए? सिल्वर से स्टार्ट करें तो ये 6th कॉन्जिक्यूटिव सप्लाई शॉर्टेज ईयर है, तो डेफिसिट कंटिन्यू कर रहे हैं। लगभग अराउंड 2026 का जो है 67 मिलियन आउंस का स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, सो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पर्शियन गल्फ वॉर जो एशियन कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सपोक किया है, डराया है कि आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में है, कहीं ना कहीं उसको आपको हेज करना चाहिए। सो आई थिंक स्ट्रक्चरली एंड मतलब स्ट्रैटेजिकली जो है गवर्नमेंट्स ये बिल्ड करेंगी कि कहीं ना कहीं ऑयल से डिविएट करके रेन्यूएबल्स पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पुश फॉर रेन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, बोथ इधर सोलर है या ग्रीन है या ईवी से। The entire this thing has a huge tailwind for silver. So ये आपको स्ट्रक्चरल ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा एंड ये डबल स्पीड से बढ़ेगा वंस वी सेटल डाउन फ्रॉम दिस ईयर्स। सेकंड इज गोल्ड। गोल्ड का जो सेंट्रल बैंक बाइंग है वो कंटिन्यू हो रहा है। अराउंड 31 टन के आसपास का जो लास्ट मंथ का ये बाइंग हुआ है। दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग रफली अराउंड 700 टन के आसपास का सेंट्रल बैंक बाइंग होगा। Some of these banks again restarted buying. China has restarted purchasing metal. So Uzbekistan has started again buying the metal. So I think some of these metals will come back. And जो again non-dollar de-dollarization का थीम है, probably 6 महीने के बाद हिट होगा. But ये जो I think next 1-2 quarters के लिए de-dollarization will not be the primary trend. But that will resurface back. So तब तक इसको range. That's why जो मेरा जो व्यू है अगले 3 से 6 महीने के लिए जो रेंज बाउंड मूवमेंट है, बिकॉज बोथ ऑफ दी स्टोरीज विल कम बैक, बट इसको आने के लिए एक से 2 क्वार्टर टाइम लगेगा। दिनेश जी, आप क्या देखना चाहेंगे मार्केट्स में? जी फ्रेश अगर देखा जाए एज ऑफ नाउ, ये आने वाले कुछ समय के लिए भी तो ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो प्राइसेस को इमीडिएटली बहुत बड़ा बूस्ट दे सके।
मतलब सेंट्रल बैंक बाइंग जितनी होनी थी हो चुकी थी, ईटीएफ में भी जितना खरीदारी होनी थी हो चुकी थी, इंटरेस्ट रेट जो घटने थे वो घट चुके हैं, कोई नया अपडेट नहीं आने, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जितना पीक होना था मुझे लगा वो भी पीक हो चुका है। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है जो इमीडिएटली कोई बुल डे, मुझे लगता है कि आने वाला क्वार्टर प्रोबेबली बहुत ही एक रेंज बाउंड रहेगा, और ट्रेडर्स के लिए आकर ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए भी हाल फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल लोअर रेंज हमें गोल्डियस फ्लोर में देखने मिले। ऑलराइट, तो क्लियरली अभी तक जो है वो यही है कि अगले 1-2 क्वार्टर में यहाँ पर काफी रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। बाजार काफी हद तक सब कुछ फैक्टर इन कर चुके हैं। इसके बाद क्या नई डेवलपमेंट्स आती हैं उस पर नजर रहेगी। वेल, इसी के साथ एक छोटे से को बता चुके हैं, ध्यान अब यहाँ पर सोने पे डालेंगे। अजय जी, क्या लगता है, क्या वॉच करेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और सोने में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए भैया, मुझे लगता है कि अगला जो 6-8 महीना रहना है वो काफी क्रूशियल होगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल हमने जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप और फेड चेयरमैन के बीच में गहमा-गहमी देखी, बट अब वो डेटा ड्रिवन है। पिछले हफ्ते हमने जो सीनेट के अंदर अपडेट देखा, वहां पे वर्क था कि इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है। साथ में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक किस तरफ बताया, किशोर ने बहुत ही राइटली बताया कि कुछ जो स्ट्रेस में है वो डेफिनेटली निकलेंगे, लेकिन ओवरऑल चाइना इज इम्पॉर्टेंट। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड में अक्टूबर तक मुझे लगता है एक पेन एरिया रहेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि प्राइजेस जब तक ये 5150-5200 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, टेम्पररी सपोर्ट $4100 का है, बट आई थिंक के थोड़ा सा पेन और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुबई प्रॉपर्टी इंडेक्स या फिर हम बाकी कोई एसेट क्लास में देखिए, कोई बड़ा ऐसा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। इक्विटी थोड़े से ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ टाइम बिंग। क्रिप्टो के अंदर बहुत अच्छी हमने रिकवरी आती हुई देखी। जो फंड फ्लो यहाँ पे मूव हुआ है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को और दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक नीचे में 4100 बेस केस समझता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी पैनिक और बढ़ता है तो इट गेट चांस कि 3450-3500 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे अक्टूबर तक। एंड बियॉन्ड अक्टूबर स्लोली एंड स्टडीली मार्केट में अच्छी तेजी बनेगी, जो हम वापस नए हाई अगले 1-1.5 साल में आते हुए देखेंगे। इनिशियली 6180 जो ऊपर का रजिस्टेंट है, बट जाने में ऊपर में 7,500-8 हजार स्काई इज ओपन फॉर गोल्ड, बिकॉज जो ड्रामेटिकल डी डॉलराइजेशन का कंसर्न हम देख रहे हैं वो अब आगे बढ़ता हुआ और दिखाई देगा। किशोर, अगर हम गोल्ड 8000 देख रहे हैं तो हम बाकी मार्केट्स कैसी देख रहे हैं? आई थिंक बाकी मार्केट्स पे एक्चुअली मोस्टली कॉस्ट ऑफ मनी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। एक्चुअली द एंटायर स्टोरी हैज टर्न्ड अराउंड कि जो रेट कट्स का उम्मीद कर रहे थे मार्केट, सारे मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स एंड एवरीथिंग, कि उस नरेशन को कंप्लीटली बदल दिया ये वॉर ने। एंड वॉर इज नॉट द ओनली थिंग, वॉर एक्चुअली इम्पैक्टिंग ग्लोबल एनर्जी सप्लाई एंड एनर्जी स्क्वीज एक्चुअली। सो अदरवाइज अगर अगर दो देशों के बीच में सिर्फ वॉर होगा तो दैट्स ओनली जियोपॉलिटिकल टेंशन, बट ये एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में तब्दील हुआ है कि उसके वजह से जो है जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आया है, और कहीं ना कहीं रेट कट से एक्चुअली जो एंटायर जो नरेशन बदल के रेट हाइक में आ गया है, उसके वजह से एक्चुअली द एंटायर मार्केट्स हैव गिवन अप देयर गेन्स। सो गोल्ड एक्चुअली प्राइमरली एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स। सो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली अगर आपका जो नेट रियल रिटर्न होता है, अगर नेट रियल रिटर्न स्क्वीज होगा, आपको जो पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है अभी उसको अगर नेगेटिव रिटर्न की तरफ जाएगा, या नेट पॉजिटिव रिटर्न अगर श्रिंक भी हो जाएगा, तो एवरी 100 basis points ऑफ श्रिंकेज ऑफ नेट रिटर्न, नेट रियल रिटर्न जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन जो गिनते हैं, दैट विल कॉज यू अराउंड 15 to 20% रैली इन गोल्ड। अगर इसी चीज का अगर उल्टा भी गिन लेंगे, अगर नेट रियल रिटर्न बढ़ जाता है तो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देने लग जाते हैं सेंट्रल बैंक्स, देन आपको जो 15-20% करेक्शन भी आता है। एवरी 100 basis points इज इक्वल टू 15 to 20% ऑफ गोल्ड रैली। तो अभी फिलहाल के लिए जो क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहे, एंड 2026 का सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन हल्का सा नीचे भी आ जाएगा, बिकॉज टैरिफ का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर रेट हाइक हो जाता है तो दैट कुड बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर गोल्ड, विच माइट मतलब आपको सीधा 4100 4200 तक लेके जा सकता है। बट अगर रेट हाइक नहीं होता है, स्पेशली ये जो वीकेंड में जो 29th को जो फेड मीटिंग बहुत ही क्रिटिकल रहेगा कि हाउ दे आर सीइंग द एनर्जी क्राइसिस, तो देन आपको प्रॉब्ली एक नया रैली शुरू हो सकता है। मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ मे बी थर्ड क्वार्टर एंडिंग के बाद रैली शुरू हो सकता है, बट तब तक इसमें एक बड़ा सा रेंज है, नीचे में 41-4200, ऊपर में 45-4600, $400-500 का रेंज है, विच इज रफली अराउंड 10%। और 8000 के आसपास जा रहा है सोना उसके बाद?
अगेन इट्स अ वाइल्ड गेस, सो मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट करता हूं तो जनरली इट्स मतलब अगेन सी लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज अ गेस, सो 8,000 आप 10,000 कुछ भी बोल दीजिए, बट देयर इज अ स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड। सो आपको अगर 7-8 साल का अगर व्यू देखते हैं, प्रॉब्ली यू आर एक्चुअली लुकिंग एट $8,000-9,000 विच इज, मतलब आपको मैंने पहले भी एक रिपोर्ट दिया था अराउंड 8-9,000। आपने मुझे 12 तक का भी रिपोर्ट दिया हुआ है। यस, वो अगेन 10 इयर्स, दैट वाज 10 इयर्स। सो आई थिंक मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर है, आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, आप 10-15% डिप्स पे लेके ही चलना है। एब्सोल्युटली आपको रखना चाहिए उसमें। आप स्पेक्युलेटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, टैक्टिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगले अगले 2-3 महीने के लिए आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट मूवमेंट है। वंदना, आप क्या रेंज देखती हैं? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि नीचे $4,500 और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बारी $5,200 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे मनीषा। एनर्जी क्राइसिस से लेके आप देखेंगे कि इस बार इनकम भी कम होगा, प्रोडक्शन, एग्री प्रोडक्शन भी कम होगा, मॉनसून भी कम है। तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल जो डिमांड है गोल्ड का, वो थोड़ा सा इससे इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी अच्छी होगी, डी एक्सकलेशन होगा, तो मुझे लग रहा है कि इस बार गोल्ड को संभालेगा वो है ETF बाइंग, क्योंकि वो क्विक एक ETF बाइंग जो है, इनफ्लोज जो है, वो हम आता हुआ देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट हमारा ट्रिगर है, बहुत बड़ा ट्रिगर, वो अपने आप में केविन वॉशी है। वहां पे मुझे लग रहा है कि उनके स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना काफी जरूरी होगा कि किस तरीके की मूवमेंट आती है इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज में। दिनेश जी, आपको क्या लगता है गोल्ड में यहाँ पर क्या करने की जरूरत है इस क्वार्टर के लिए, इस साल के अंत के लिए? अगर किसी को खरीदना हो तो किन डिप्स का इंतजार करें, ऊपर में क्या मिलेगा? जी मनीषा, मुझे लगता है कि आने वाला जो क्वार्टर है 4250 डाउन साइड एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। मुझे तो वैसे 4500 से नीचे नहीं लगता है, बट एक जो मैंने रेंज अभी सुनी है, मैंने अपनी रेंज को थोड़ा सा लोअर कर दिया है 4250 के आसपास की। और अपसाइड मुझे लगता है कि एक बार 5,5100 के लेवल प्रोबेबली हमें देखने मिल सकते हैं। और अगर नैरो रेंज की बात करो तो मुझे लगता है कि 4550, 4850 ये आने वाले एक महीने के आसपास मुझे नजर आती है। कोई फ्रेश फिगर नहीं है, जैसे मैंने कहा है कि ना कोई अपसाइड है ना कोई डाउन साइड है, एक रेंज में है। इंटरेस्ट रेट जो घटने थे वो घटने से रुक गया, उसकी कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। जो टैरिफ बढ़ने थे उसकी भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। सारा जो आकर्षण है ये स्टेट ऑफ हार्मोस पर आकर रुक गया है। एनर्जी क्राइसिस को लेकर ही सारी बातें हो रही है, तो गोल्ड और सिल्वर अभी साइडलाइन हो चुके हैं। तो आने वाला एक महीना तो मुझे लगता है कि बहुत ही रेंज बाउंड रहेगा। और अगर हम साल की बात करें तो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स $200 to $300 डाउन साइड लगता है, ऊपर में दोबारा 5100 आता हुआ लगता है। ऑलराइट, तो एक तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में बन सकती है। ऑफ कोर्स पुल बैक्स आएंगे 10, 15, 20% तक के भी, लेकिन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको सोने और चांदी में ढूंढनी है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो दोनों में ही गोल्ड एंड सिल्वर में है, वो ऑन द बुलिश साइड है। वेल, बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आज साथ में जुड़ने के लिए, सारे के सारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और क्या कुछ वॉच हो सकता है वो सभी यहाँ पर डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। Powered by